शुरुआत का 2 से 3 प्रश्न को पहले देखें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि यह वीडियो आपके लेवल का है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट आप तक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वही प्रश्न देखेंगे जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देख के ही जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। देखिए, प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको 2 बातें बता दूं राष्ट्रपति के बारे में कि भारत के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, और दूसरा, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। यानी कि संविधान के अनुसार देश का प्रधान किसे माना जाता है? तो भाई राष्ट्रपति को माना जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। देखिए, हम लोग का प्रश्न है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? देखिए, काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है प्रश्न। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 52 में यह बातें कही गई है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि ऑप्शन ए ना होगा हम लोग के लिए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा। यानी कि अनुच्छेद 52 में यह बातें बताई गई कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 52। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, कार्यपालिका से आपको 2 तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, और आपको एक पूछेगा कि वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक आपको पूछ सकता है कि वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, और दूसरा आपको पूछ सकता है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो जब आपको इस टाइप से आपको प्रश्न पूछे कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों आप क्या लगाइएगा आंसर? राष्ट्रपति। और यदि आपको कह दे कि वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो भाई प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? प्रधानमंत्री। लेकिन आपको प्रश्न क्या पूछा गया कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का शानदार हम लोग का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे किया जाता है? यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे किया जाता है? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से किया जाता है। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे किया जाता है? तो दोस्तों ब्रिटेन के सम्राट से किया जाता है। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला हम लोग का शानदार प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जो कि मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक भाई राष्ट्रपति होता है। यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा देखिएगा, आपको एग्जाम में इसी तरह का आपको प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला हम लोग का शानदार हम लोग का प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति होता है। यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला हम लोग का शानदार हम लोग का प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि किस अनुच्छेद में यह बातें कही गई है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 53, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। अनुच्छेद 53 में यह बातें कही गई है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला हम लोग का शानदार हम लोग का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए आयु में? तो दोस्तों इसके लिए हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 35 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित यानी कि चुने जाने के लिए उसकी उम्र की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप लगा दीजिएगा आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला हम लोग का शानदार हम लोग का प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? या फिर आप यह कह लीजिए कि एक आदमी अधिकतम कितनी बार इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति की कोई ही सीमा ही नहीं है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई सीमा नहीं, जितना चाहे वो खड़ा हो सकता है, जितना चाहे वो निर्वाचित हो सकता है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न के लिए। देखिए, अगला हम लोग का शानदार हम लोग का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? दोस्तों यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है।
राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जितनी भी गड़बड़ी हो, जितने भी कुछ भी मामला हो, वो किसे सौंपा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसके लिए हम लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता, तो सुप्रीम कोर्ट को यानी कि एससी को निर्देशित किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, काफी हम लोग का इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग अगला हम लोग का शानदार प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया। देखिए हम लोग क्या किए, 9वां प्रश्न में इसी से रिलेटेड हम लोग प्रश्न देखें। अब हम लोग देखिए कि किस अनुच्छेद में ये बातें कही गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये किस अनुच्छेद में कही गई है, तो अनुच्छेद 71 में कही गई है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों क्या हम लोग का प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है, तो अनुच्छेद 71 के तहत। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितने उसमें प्रस्तावक चाहिए और कितने उसमें अनुमोदक चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों ही 50-50 करके चाहिए, यानी कि 50-50, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का। क्या हो जाएगा, 50-50, यानी कि प्रस्तावक भी 50 चाहिए और अनुमोदकों की संख्या भी 50 चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा, ये प्रश्न हम लोग का पूछा गया प्रश्न है। क्या बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। बढ़ते हम लोग अगले हम लोग प्रश्न के लिए। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। देखिए दोस्तों, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग का प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में ही ऐसा होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग अगला हम लोग का प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं, जो कि हम लोग इसी से रिलेटेड एक हम लोग अभी प्रश्न देखे हैं, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले भेजे जाते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का शानदार हम लोग का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, यानी कि उसका टाइम पीरियड कितना होता है एक राष्ट्रपति का। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक राष्ट्रपति का टाइम पीरियड होता है 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो दोस्तों 5 वर्षों के लिए होता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग अगला हम लोग का प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। दोस्तों यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 56 में ये बातें कही गई है। दोस्तों याद रखिएगा, किस अनुच्छेद में, यानी कि किस आर्टिकल में कही गई है, तो आर्टिकल 56 में ये बातें कही गई है। पढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि वो 5 वर्ष से पहले भी हटाए जा सकते हैं, लेकिन किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों याद रखिएगा, किसके द्वारा, तो संसद द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, पार्लियामेंट द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से भी हटाया जा सकता है। और किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है वो आपको आगे प्रश्न मिल ही जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जाता है, तो संसद द्वारा हटाया जाता है, यानी कि पार्लियामेंट द्वारा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की। देखिए हम लोग अगला हम लोग का प्रश्न है कि राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए आगे हम लोग का प्रश्न, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो महाभियोग द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। दोस्तों राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है, उस पर महाभियोग लगा करके। अब देखिए महाभियोग के बारे में आप 2 बातें याद रखिएगा। कौन सी बातें, तो महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है, ये आपकी पहली बात हो गई। दूसरी है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
अमेरिका से लिया गया है। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? यानी कि जो संसद में जो शुरू की जाती है, तो भाई पहले कहाँ शुरू की जाएगी? लोकसभा, राज्यसभा, कहाँ शुरू की जाएगी? तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी, यानी कि संसद के किसी भी सदन में ये शुरुआत की जा सकती है। तो संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जाती है? तो संसद के किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों में से किसी भी एक सदन में ये स्टार्ट की जा सकती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से कितना दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना होता है? अब आप ये भी बात जान लीजिए कि जब महाभियोग जब लगेगा राष्ट्रपति पर, तो उसे सूचना भी देना पड़ता है, और वो भी लिखित सूचना देना पड़ता है। तो दोस्तों ये सूचना कितना दिन पहले देना पड़ता है? तो ये बात मेन हो जाता है। तो दोस्तों 14 दिन पूर्व, यानी कि 14 दिन पहले यह सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति साहब को। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से कितना दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना होता है? तो 14 दिन पूर्व, यानी कि 14 दिन पहले ही सूचना देनी पड़ती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? देखिए मैंने आपको अभी एक प्रश्न बताया कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ की जाती है? तो किसी भी सदन में कर सकते हैं। इसके लिए एक कंडीशन है, जिस भी सदन में सबसे पहले शुरुआत करना होगा उसमें क्या, तो सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य उसमें रेडी होना चाहिए, राजी होना चाहिए, तभी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ये नहीं हम लोग का मैंने कि कहाँ शुरुआत की जाएगी, मेन ये है कि 2/3 सदस्य उसमें रेडी होना चाहिए कुल सदस्यों में से, यानी कि सदन में जितने भी सदस्य हैं उसके कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्य रेडी होगा, तभी ये महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी कि इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले हम लोग प्रश्न के लिए। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का शानदार प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्न में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण करते हैं तो वही बोलता है कि शपथ कौन दिलाते हैं राष्ट्रपति साहब को? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न के लिए हम लोग का राइट आंसर, राष्ट्रपति को निम्न में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस ही राष्ट्रपति साहब को शपथ दिलाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? दोस्तों यह बातें भी किस अनुच्छेद में कही गई है? तो यह बातें कही गई है अनुच्छेद 60, यानी कि आर्टिकल 60 में यह बातें कही गई, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 में यह बातें कही गई है, आप याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की। देखिए हम लोग अगला हम लोग का प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को, किसे? उपराष्ट्रपति को ये संबोधित करेंगे राष्ट्रपति साहब, यानी कि जब राष्ट्रपति साहब को जब त्याग पत्र देना होगा तो किसे संबोधित करेंगे? तो उपराष्ट्रपति साहब को संबोधित करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न को। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? दोस्तों ये भी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसके लिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 में यह बातें कही गई है, आप याद रखिएगा, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न को। देखिए हम लोग अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना कि किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसके लिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जो राष्ट्रपति साहब है वो किसकी किसकी नियुक्ति करता है? तो महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, इन तीनों को राष्ट्रपति साहब ही नियुक्ति करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का राइट आंसर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की। देखिए हम लोग का
अगला हम लोग का प्रश्न है कि क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद देता है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति साहब जब क्षमा करते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करते हैं, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति साहब अनुच्छेद 72 के तहत किसी को भी क्षमादान दे सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। तो किस अनुच्छेद में ये बातें कही गई है, किस अनुच्छेद में ये शक्ति दी गई है, तो अनुच्छेद 72 में ये बातें कही गई है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा मिला करके टोटल कितने सदस्य को राष्ट्रपति साहब मनोनीत कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कितना, तो 14 सदस्य, यानी कि ऑप्शन ए। उसमें से लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 14 सदस्य को टोटल लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति साहब मनोनीत कर सकते हैं। ये प्रश्न काफी बार पूछे भी गए हैं आपको, या तो अलग अलग पूछेगा कि लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं या फिर राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हो। तो याद रखिएगा, लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति साहब। और यदि आपको कुल मिला के पूछे तो क्या लगाना आपको आंसर, कि आंसर 14 सदस्य, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले हम लोग के प्रश्न के लिए। देखिए हम लोग अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि हमारे राष्ट्रपति साहब उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं, तो वो किस अनुच्छेद में यह शक्ति दी गई है, किस अनुच्छेद में यह बातें बताई गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 143, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। आर्टिकल 143 में यह बातें कही गई है, यह शक्ति राष्ट्रपति साहब को दी गई है। अब हम लोग बढ़ते अगले हम लोग प्रश्न के लिए। देखिए हम लोग का अगले हम लोग का शानदार प्रश्न है कि विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पर किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो दोस्तों किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति साहब के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले हम लोग प्रश्न की। देखिए हम लोग अगला हम लोग का प्रश्न है कि राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले हम लोग प्रश्न के लिए। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का शानदार प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। आपको भी पता है कि राष्ट्रपति साहब अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन किस विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्य सूची, संघ सूची, राज्य एवं संघ सूची, संघ एवं समवर्ती सूची। तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति साहब किस विषय में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा संघ एवं समवर्ती सूची, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, तो संघ एवं समवर्ती सूची हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का शानदार प्रश्न है, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अब राष्ट्रपति साहब अध्यादेश जारी कर सकते हैं, किस विषय में जारी कर सकते हैं, आप दोनों बातें जान गए। अब आप ये भी जान लीजिए कि किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, किस स्थिति में, तो सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आपको इसी तरह का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप याद करके रखिएगा कि सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का शानदार प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो दोस्तों हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 6 सप्ताह, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 सप्ताह हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का शानदार प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। भारत के राष्ट्रपति साहब के पास कौन सी वीटो शक्ति है। तो दोस्तों कौन सी वीटो शक्ति है, तो उपयुक्त सभी, यानी कि पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध, ये 3 तरह के वीटो शक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति साहब के पास है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न के लिए। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। आपको यह पता चल गया कि राष्ट्रपति साहब लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य। तो जो लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत करते हैं वो किस टाइप के सदस्य होते हैं।
अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा एंग्लो इंडियन को ही वो क्या कर सकते हैं तो मनोनीत कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति साहब लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं तो एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। यह प्रश्न भी काफी बार पूछे गए हैं कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता हो या फिर देश का नागरिक हो। तो दोस्तों हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो याद रखिएगा पढ़ा लिखा हो। यानी कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है तो पढ़ा लिखा हो, यानी कि पढ़ा लिखा हो या ना हो इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें संविधान में ऐसी कोई भी बातें नहीं कही गई है। संविधान में यही बातें कही गई है कि आयु उसकी 35 वर्ष हो, यानी कि राष्ट्रपति साहब की आयु कितनी होनी चाहिए, एज कितना होना चाहिए तो 35 वर्ष होना चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता हो और देश का नागरिक हो। संविधान में इतनी बातें कही गई, लेकिन पढ़ा लिखा कहीं भी नहीं कही गई है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों हम लोग का इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, यानी कि किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा किसके द्वारा चुने जाते हैं तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन डी, यानी कि निर्वाचित सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा। इसमें आपको एक बात याद रखना है कि विधान परिषद क्या तो विधान परिषद आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति साहब के चुनाव में विधान परिषद ही एकमात्र ऐसा सदन है जो कि पार्टी में भाग नहीं लेते हैं, जो कि चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बाकी निर्वाचित सांसद यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों रहेंगे और विधानसभा के सदस्य रहेंगे, लेकिन विधान परिषद के सदस्य बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। तो याद रखिएगा विधान परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग का राइट आंसर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। दोस्तों जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए राइट आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस, इंडिया के चीफ जस्टिस साहब राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे उस टाइम। तो बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे है, यानी कि वो कौन कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश राज्य है। तो दोस्तों याद रखिएगा काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों तो इसके लिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली एवं पुडुचेरी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो दो कौन से केंद्र शासित प्रदेश है तो दिल्ली एवं पुडुचेरी है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। देखिए मैंने आपको अभी भी कहा कि कौन भाग नहीं लेते तो दोस्तों विधान परिषद ही एकमात्र ऐसा सदन है जो कि चुनाव में भाग नहीं लेते, यानी कि हमारे राष्ट्रपति साहब के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बाकी राज्यसभा लेते हैं, लोकसभा लेते हैं और विधानसभा लेते हैं, लेकिन विधान परिषद राष्ट्रपति साहब के चुनाव में भाग नहीं लेते दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न को। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है। दोस्तों भारत में केंद्र जितने भी केंद्रीय मंत्री है उन टोटल को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा किसके द्वारा तो भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिलवाई जाती है। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है तो भारत के राष्ट्रपति साहब, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों हम लोग का इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न को। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता तो दोस्तों कौन होते हैं तो राष्ट्रपति साहब, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न को। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। देखिए दोस्तों मैंने आपको यह बातें शुरू में ही कह दी हैं कि भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो कौन है तो राष्ट्रपति साहब, यानी कि ऑप्शन ए है हम लोग का राष्ट्रपति, ऑप्शन ए याद रखिएगा दोस्तों। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है तो राष्ट्रपति साहब हमारे संवैधानिक अध्यक्ष है। बढ़ते हम लोग अगले हम लोग प्रश्न के लिए। देखिए हम लोग अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय गणतंत्र का वो कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का इस प्रश्न के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों हम लोग का इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा भारतीय गणतंत्र का वो कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि
ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न को देखिए। हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे। दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो दोस्तों कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों हम लोग का इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की देखिए। हम लोग अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। यानी कि 5 साल की जो कार्यकाल होते हैं उससे पूर्व ही किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा कौन से थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सर थे, यानी कि ऑप्शन सी होगा हम लोग का राइट आंसर। और याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखिए। हम लोग का अगला हम लोग का शानदार हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग का राइट आंसर कौन सा होगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए, जो मैंने आपको अभी कहा कि 2 अवधि के लिए, तो वही तो हम लोग का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे थे, यानी कि ऑप्शन ए होगा हम लोग का राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न को देखिए। हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो दोस्तों कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इसके लिए राइट आंसर। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नहीं लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोग का लास्ट का हम लोग का प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे, तो दोस्तों कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि 2 अवधि के लिए रहे थे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे थे। अब देखिए एक प्रश्न आपको देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ना। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, बीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर फखरुद्दीन अली अहमद। तो जो भी आंसर होगा वो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा, है ना। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और यदि आप नए आए हैं चैनल पर तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।